आपका स्वागत है हमारे सेशन में। और ये सेशन भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी, बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ, और किस तरह से वो आने वाले चुनाव को देख रहे हैं और खासकर महागठबंधन की किस तरह से भूमिका होने जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण आरजेडी किस तरह से बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में महागठबंधन की अगर बात करें आरजेडी सबसे बड़ा प्लेयर है। बहुत धन्यवाद मंगनीलाल मंडल जी आपका। तो आप तो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हो गए, तो आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है इन चुनाव को लेके? 20 साल जी माइक थोड़ा ना। बिहार में बीत गया एक कालखंड का। लोकतंत्र में परिवर्तन होते रहना चाहिए, ये लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें परिवर्तन 10 साल पर होता रहा है, ये 20 साल हो गया है। तो इन 20 वर्षों में बिहार में जो चुनाव इस बार हो रहा है, ये इसका लेखा जोखा जनता करेगी। गरीब और गरीब हुए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में सर्वाधिक आज भी बिहार के हैं। प्रति व्यक्ति आय का जो सृजन होना चाहिए ये बिहार में नहीं है, सबसे कम है देश में। 50-51 हजार तो प्रति व्यक्ति बिहार सरकार स्वीकार करती है, लेकिन कई प्रांतों में दिल्ली, बम्बई, चेन्नई को अगर छोड़ दिया जाए, बेंगलुरु को छोड़ दिया जाए, तो 2-3 अगल बगल के प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो लाख रुपया से ज़्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख। दिल्ली तो 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख चला गया प्रति व्यक्ति आए। और हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, हमारे पड़ोसी उड़ीसा है, हमारा पड़ोसी असम भी कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़। तो इन प्रदेशों की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। आपसे अलग हुआ झारखंड। झारखंड की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है, लेकिन उसमें एक गिमिक है, खेल है। तो जो हो, हम सबसे नीचे पायदान पर है हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय पर, और गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं लोग, उसमें भी हमारी रफ्तार कम रही है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जब भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक बजट पेश होने के पहले जब सरकार पेश करती है विधानमंडल में, तो कहती है कि 11% 12% हमारा विकास दर है। तो और कहती है भारत सरकार का विकास दर हमसे कम है, 6.5 है, 7 है, 12 है। प्रति व्यक्ति आय भारत सरकार के मुकाबले 3 गुना कम है। तो ये विकास दर का पैसा कहाँ जाता है? हम आय सृजन हमारा क्यों कम होता है? सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में रहने वाले लोग बिहार में है, निर्धन में है। तो वो पैसा कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से पलायन होता है मेधा का भी, हमारे यहाँ से पलायन होता है मजदूरों का भी, हमारे यहाँ पलायन होता है विद्यार्थियों का भी। लेकिन मंगनीलाल मंडल जी, अगर उनसे ये सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि आपके कार्यकाल में मतलब इतना खस्ता हाल हमें बिहार मिला कि उसे सुधारने में ही तो अभी हमें 20 साल लग गए। ये बात आपने सही कही है, लेकिन दूसरी बात आपने नहीं देखी है, समझी नहीं या स्वीकार नहीं की है। राज्यों को बंटवारा के लिए केंद्र में केंद्रांश जो होता है सेंट्रल टैक्स, उसमें फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूशन में प्रोविजन है। फाइनेंस कमीशन राज्यों की जो स्थिति है, जिसमें पहला उसका सिद्धांत है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है, राज्य के अंदर की जो गरीबी है, बेकारी है, उसको दूर करनी है। तो 11वीं वित्त आयोग से बिहार में पैरामीटर बदल गया उसका। केवल बिहार के लिए नहीं बदला ना, वो पूरे देश के लिए बदला, सारे देश के लिए बदला। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। पैरामीटर बदल गया, लेकिन बिहार के लिए अलग पैरामीटर बना। उस समय में लालू यादव जिस समय में थे मुख्यमंत्री, उस समय में खजाना खाली रहता था, पैसा नहीं था।
क्योंकि भारत सरकार की स्वयं कुवत नहीं थी कि वो पैसा किसी राज्य को दे सके। और जब 91 में चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने तो सोना जो हमारे खजाने में था, हमारे बैंक में था, रिजर्व बैंक में, ले जाकर के गिरवी रखना पड़ा लंदन में। क्यों? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, विदेशों से जो माल खरीदते हैं उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। और बिहार में मुझको पता है कि मैं मंत्री था तो हमारे वर्ल्ड बैंक का जो पैसा स्वीकृत हुआ था भारत सरकार ने उसको विथड्रॉ कर लिया। और हम स्वयं जाकर के जब मंत्री से मनमोहन सिंह से मिले कि आपने ये पैसा हमारा क्यों विथड्रॉ कर लिया, तो हंसते हुए कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में हमारी स्थिति कमजोर है, हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में लालू जी मुख्यमंत्री थे जब खजाना में धेला नहीं था। नीतीश कुमार उस समय 2005 में मुख्यमंत्री हुई जब 11वें वित्त आयोग से 10वें वित्त आयोग के शेषांश और प्रारंभ में 11वें वित्त आयोग से इनको सेंट्रल टैक्सेस में ज्यादा हिस्सेदारी सभी राज्यों के मुकाबले मिलती रही। और अभी स्थिति ये है कि जो 15वीं वित्त आयोग अभी जो है, हाँ ने 16वीं वित्त आयोग बैठी है, 14वीं 15वीं में 13वीं में 12वीं में, तो पैरामीटर बदल गया है। पैरामीटर बाढ़ अलग है, तो बाढ़ तो अन्य प्रदेशों में आ रहा है, गरीबी ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व जो है उसको पैरामीटर बना। तो आज बिहार सरकार को जो सेंट्रल टैक्सेस है, आज भारत सरकार को सेंट्रल टैक्सेस कलेक्शन का इतनी कैपेसिटी है कि जीएसटी का पैसा कहता कि नहीं हम बांट देंगे, गरीबी घटी। तो वो पैसा लालू जी के पास नहीं था, हम लोगों के पास आज 66% करीब सेंट्रल टैक्सेस से आपको 41%। वो तो 41 टोटल अपने से देता है। देखिए पैसा 3-4 तरीके से आता है। एक जो संविधान सम्मत है वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, उसमें जितना 100 करोड़ अगर राज्यों को देना है तो 41 करोड़ बिहार को आएगा, और शेष पैसा 49 करोड़ में बांटा जाएगा सब। बिल्कुल ये स्थिति है। तो पैसा रहने पर सड़क बनती है, पैसा रहने पर पुल बनता है, पैसा रहने पर पुलिया बनती है। ये बात आपकी सही है। आपने है। आर्थिक दृष्टिकोण समझाया, थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण भी समझा दीजिए। आपके गठबंधन में सब ठीक ठाक है? हम तो मीटिंग करके अभी आए हैं गठबंधन। क्या निकला मीटिंग में? कुछ सीट शेयरिंग का निष्कर्ष निकल गया? कल है हमारा मीटिंग का जो फिर है, तो आप लोग को बुलाया जाएगा, हो सकता है 4 बजे। अभी माले आए थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, हम लोग ठीक कह रहे 40 सीट से कम में नहीं मानेंगे। अभी वीआईपी वाले आए थे, बोले 60 से कम में नहीं मानेंगे। वो तो यहां तक कह गए कि साहब केवल 60 से काम नहीं चलेगा, मुझे उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। देखिए एक बात आपको कह दूं मैं कि जब भी कोई गठबंधन होता, एनडीए का भी, एनडीए में भी 3-4 मुख्यमंत्री हो गए। जिसको कम सीट है, रीजनल पार्टी है, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो ये सब बात लोकतंत्र में जब गठबंधन होता है तो चलता रहता है। लेकिन हम एक हैं, मतैक्य हैं, हम में मतभिन्नता नहीं है, न मनभेद है हम में। हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है जिसको आप लोग जानते हैं, और वो भी विधिवत घोषित हो जाएगा जल्दी। नहीं तो ठीक है। देखिए सीटों को लेके घमासान तो है आपके गठबंधन में, समाधान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे थे, आगे थे खुली जीप में, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी पीछे वाली सीट पे उनके साथ चल रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिहार में ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव अगर हम जीतेंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, समय पर सारी बातें होती है। सीट पर जो रथ यात्रा निकली, उस पर सीट पर जो कोई प्रियंका जी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आई थी, उसी के चलते उनके चीफ मिनिस्टर स्टालिन वो भी आए थे, दूसरे लोग भी आए थे। तो आपसी तालमेल से आगे में 2 ही आदमी रह सकते थे, जैसे धक्का मुक्की में 3 आदमी, तो उसमें एडजस्ट ना वो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, वो मुद्दा है, प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यमंत्री का मुद्दा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री का कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि तेजस्वी यादव ही चेहरा नहीं कहा, उसमें हम मतैक्य हैं, हमारे बीच में कोई मतभिन्नता नहीं है। हम लोग एक हैं, एक स्वर से हैं, एकताबद्ध हैं, और निश्चित मजबूती के साथ हम लोग लेकिन चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन मंगनीलाल मंडल जी, कांग्रेस
जिस तरह से प्रेशर बिल्ड कर रही है, पिछली बार 70 दिया आपने, 19 जीते, तो आपको लगता है कि डिमांड भी जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी देखिए, चाहिए एक बात समझ लीजिए, जहां मोर्चा होगी, जहां गठबंधन होगा, जहां अलायंस होगा, इस सब में मोर्चाबंदी या गुटबंदी जो भी कहिए वो चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन आपने भी तो आप तो इतने अनुभवी, आपने कितना हिसाब किताब तो आपने भी लगाया मेरी होगा। बात सुन लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बकरी और बाघ को एक घाट पर पानी पिलाया है 67 में। मैं विद्यार्थी था और उस समय में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था, मैं जेल गया विद्यार्थी रह करके, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट था। जैसे लोकनायक के डर से सब पार्टी ने अपना सैनमुड हटा करके एक पार्टी में विलीन हो गए, तो लोहिया जी ने कहा कि एक हो जाओ कांग्रेस के खिलाफ। तो सीपीआई, सीपीएम, वाम लोग जनसंघ के खिलाफ थे। जनसंघ के लोग, आज के जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनसंघ के लोग कहते थे जो हम उनके खिलाफ है, वाम के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन गैर कांग्रेसवाद का जब नारा उन्होंने घोषित किया और कहा कि एक होकर के आंदोलन करना होगा और एक करके चुनाव लड़ना होगा, चुनाव आपने लड़े। बहुत महत्वपूर्ण बात की। ये एकता ना घर से शुरू होती है। अभी क्या सुनने में आ रहा है, ये आप सच बता सकते हैं, आप तो इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, कि घर में बहुत झगड़ा चल रहा है और उससे कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि जब घर ही नहीं संभल रहा है तो प्रदेश कैसे संभलेगा। घर से लोग पंचायत में जाता है तो घर में बात कर लेता कि क्या क्या बोलना है, तो बेटा कहता तो ये बोलना है, बेटी कहती ये बोलना है, पत्नी कहती ये बोलना है, लेकिन सर्वसम्मत होकर के वहां जाता है। पंचायत में भी वही सर्वसम्मत होती है। नहीं, वो पंचायत वाली तो उदाहरण दूसरा है। उदाहरण असली ये है कि पॉलिटिकल पार्टी भी समाज के कोख से निकली है। आप दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का झगड़ा, आपका दिमाग जो है वो सही से फिर डिस्टर्ब घर होने का लगता है। झगड़ा आप भी सलटाते हैं, घर का झगड़ा हम भी सलटाते हैं। कौन घर ऐसा है जिस घर में आपसी विवाद नहीं आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपने कुछ कहा नहीं घर का झगड़ा सलटा लीजिए क्योंकि चुनाव नजदीक है, नुकसान देगा। नहीं, हमारे यहाँ जो गठबंधन है, महागठबंधन है, हमने एक मन से गठबंधन बनाया है, एक मन से गठबंधन को चलाएंगे। और इसीलिए पहले मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद हो या मैनिफेस्टो का पद हो या कार्यक्रम का मामला हो या यात्रा का मामला हो, हम में कोई भिन्नता, मत भिन्नता, मन भिन्नता नहीं है। मतैक्य है, एक है, हम एक स्वर से है। एक सवाल मंडल जी बड़ा लाजमी है, क्योंकि आप लोग मुद्दा पूरे बिहार में वोट चोरी का बना रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव करेंगे एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, एसआईआर तो मुद्दा है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं और संविधान में विश्वास करते हैं तो मुद्दा है। इसीलिए कि जो काम होम मिनिस्ट्री का है, जो काम पार्लियामेंट का है, देखिए इस देश में सार्वभौम कोई नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम है जी, सार्वभौम है, सोवरेन है, और पीपल ऑफ इंडिया को कहा गया है सोवरेन, चूंकि उसकी कोख से पार्लियामेंट निकलती है, तो इसीलिए उसको सोवरेन है। पार्लियामेंट को ये ताकत है कि हम और आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, और नहीं है तो पार्लियामेंट है इसके लिए अडॉप्ट करने के लिए कि तुम निकलो बाहर। इलेक्शन कमीशन वो काम नहीं कर सकता। लेकिन शुद्ध मतदाता सूची तो होनी चाहिए ना। खतरा आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। इतनी आसानी से मत कहिए। जो रास्ता अपनाया जा रहा है तो कल तक आता था कि फांसीवाद आएगा, नाजीवाद आएगा इस देश में आरएसएस के माध्यम से। तो नाजीवाद, फांसीवाद को हम इसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा पुरखों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, फिर वही आ जाएगा। नागरिकता छीनने का काम इलेक्शन कमीशन को नहीं है, वोटर बनाने का काम है। अब वोटर से कोई आदमी अयोग्य है, मर गया या वो प्रमाणित है, उसको वोटर लिस्ट से छांटने का काम है। और जब वोटर का सर्वे होता है, हर चुनाव की पहली सामान्य प्रक्रिया है कि इलेक्शन का सर्वेक्षण होगा, उसमें एडिशन और डिलीशन दोनों होता है। बिल्कुल, लेकिन डिलीशन होता है, कोई मर गया तब डिलीट होता है, कोई चला गया विदेश तो तब डिलीट होता है, कोई दूसरे शहर में बस गया तब डिलीट होता है, या जब से ये प्रावधान लागू हुआ क्योंकि एक ही जगह वोटर हो गए तब वोटर होता है।
इस बार कहता कि आपको अपना प्रमाणित करने के लिए आवास का, जन्म का, घर का आधार कार्ड नहीं होगा, आईडी कार्ड नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। राशन कार्ड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहा तब ना, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है और लोकतंत्र सेफ है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मंगनीलाल मंडल ये जी, बात तो कम से कम मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट कहा है। एक और- नहीं सुप्रीम कोर्ट कहता तो इलेक्शन कमीशन तो अकर के बोलता था। एक और बात, आज यशवंत देशमुख जो है, इसीलिए विषय है ये। बिल्कुल विषय है, हाँ। राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को और खासकर आरजेडी को परफॉर्म अच्छा करना है तो उन्हें एमवाई समीकरण से इतर कुछ और भी देखना होगा, और वो समीकरण हो सकता है ईबीसी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ईबीसी को आप अपनी तरफ ला पाएंगे करके? ला नहीं पाएंगे, आ गए हैं। आ गए, आपके हवा आने से आ बदल गए। गई है, हवा बदल गई है, रुख बदल गया है, मत बदल गया है। लोग चल पड़े हैं कि सरकार को बदलो, सरकार को बदलो। ये स्थिति है बिहार में। और बिहार में जिस इशारा है ईबीसी के बारे में, तो ईबीसी को 20 वर्षों तक जिसने ठगा है, जिसने धोखा दिया है, जिसने उसके मन में भ्रम पैदा करके ये झूठा सपना पैदा किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है कि तुमको हमने 20 वर्षों तक छला किया। जिस वर्ग में एक नेता नहीं पैदा होने दिया, जिस वर्ग में राजनीतिक शक्ति जो पैदा हो रही थी उसको मार दिया, जिस वर्ग में सामाजिक न्याय की धारा में नेतृत्व पैदा करने की एक क्षमता विकसित हुई थी उसको समाप्त कर दिया, उसको क्या जवाब देने के लिए है? चलिए, तो आप ये बता पा रहे। एक और बात, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया था, आप बेहतर बता सकते हैं, ये मंच है, भूरा बाल साफ करने का समय आ गया है। ये भूरा बाल साफ करने का समय आ गया, और आपने बहुत हिम्मत से ये बयान दिया, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण बताइए ना, आपने क्यों बोला? स्पष्टीकरण नहीं, हमने तो बताया था सच्चाई क्या है। लेकिन सोशल मीडिया के लोग हमारे मित्र हैं, अच्छा है, आजकल वही सबसे बड़ी भाग का काम कर रहे हैं। ये जो अखबार है, अखबार की अगर दुर्गति हो गई रहती 74, 75, 76 में, तो हम लोगों की लाश नहीं बचती। उसमें अखबार ने चौथा स्तंभ का सो अपनी भूमिका निभाई। जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। हाँ, लेकिन अभी तो स्थिति बदल गई है। अभी तो हम लोग तो जो सच्ची सही बात करते नहीं छपती है, हम लोग की काउंटर की बात छप आपने जाती कहा है। क्या था? तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, भूरा बाल समाप्त करने का इसी समय आ गया। भूरा बाल कंप्लीटली मनगढ़ंत था। अच्छा, आपने नहीं बोला? नहीं बोले हम, मनगढ़ंत था, फैब्रिकेटेड था, कॉन्कोक्टेड था, एकदम जुमला था, इसलिए कि लालू जी को बदनाम करना था और लालू जी को इस पर रिएक्शन लेना था, लालू जी को कोर्ट में घसीटना था। क्योंकि जो आरक्षण से आहत थे, कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण से, और बाद में मंडल कमीशन के आहत थे, वो लालू जी कर्पूरी जी के बाद बैठ गए गद्दी पर, तो उनके मन में होता था कि दुनिया उलट गई, कि लोकतंत्र उलट गया, इसको कर्पूरी लालू यादव को कैसे हटाना है। और एक याद रखना चाहिए आपको, हमारे मित्र हमसे छोटे हैं, कि 22 महीना में कर्पूरी जी को हटा दिया गया, 5 वर्षों की अवधि थी। आज 27 महीना में लालू जी को हटा दिया गया, 5 वर्षों की अवधि थी, दोनों को अजय बहुमत था। तो लोकतंत्र में आप पूरा पीरियड हमको इलेक्टेड होकर के उपभोग नहीं करने दीजिएगा, संवैधानिक उपभोग, तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो लालू जी को भगाना था, तो भूरा बाल इसीलिए कहा झूठा, ये नारा गढ़ा गया फकड़ा देहात में जिसको कहते हैं, ये हाजीपुर में भी बैठे कुछ नामी गिरामी पत्रकार कि लालू जी का इलाज कैसे करेंगे। लालू जी मुख्यमंत्री है, गरीब बहुत, जो हमारे खेत में काम करता था, हमारा नौकर चाकर था, वो ठसक के बोलता है लालू के रहने से। तो भूरा बाल कहा, अखबार में छपा कि लालू जी ने कहा कि भूरा बाल साफ करो, वो झूठ। तो वो उसमें व्याख्या उसकी की गई कि BHU से भूमिहार, R से राजपूत, भूरा B से ब्राह्मण, B से लॉ से लाला। तो ये कंप्लीटली गलत बात थी, झूठी बात थी, मनगढ़ंत बात थी,
और एक तरह का षड्यंत्र था, साजिश थी। लालू जी बेदाता जैसे आज सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त करके मुख्यमंत्री रहते हुए बर्दाश्त करके। अभी एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 1 मिनट आपसे लेंगे। लालू जी का जन्मदिन था, हम सब लोग बैठे हैं, वो स्नान करके अपने कुर्सी पर बैठे थे। उनकी पुरानी आदत है, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, कि वो जब बैठते थे, मुख्यमंत्री थे, तो कुर्सी को टांग पर रखते, टांग पर कुर्सी के पर टांग रखते थे। आज भी रखते हैं, उनका एक स्वभाव है पहले से ही। वो विद्यार्थी जीवन, हम तो विद्यार्थी जीवन के साथी हैं उनके, समाजवादी युवजन सभा में उस समय में उनको देखते थे ऐसे ही। तो मुख्यमंत्री जी आए, उनका जन्मदिन था 78वां। हम लोग सब लोग बैठ गए वहाँ, दलित भी थे, उदयनयन चौधरी दलित के नेता हैं, 2 बार स्पीकर रहे, वो भी बैठे थे, हमारे साथ ही गए। सिद्दीकी जी बैठे थे, फातिमी जी बैठे थे, कुछ रिटायर्ड IAS अफसर, संजोग से कहिए तो ये सभी ऊंची जात के थे, वो लोग भी आकर के आए थे उनको शुभकामना देने के लिए। अंबेडकर साहब की प्रतिमा कहीं नहीं थी। वो आया, कोई काका, उससे पहले जुलूस आया, सब कुछ आया, जो केक ऑफिशियली आना चाहिए था वो ला के रखा, केक काटा, हम लोगों को भी दिया, सबको दिया, उनको भी खिलाया गया। वो चले गए, तब हम लोग चले और कहानी कर दिया, चूंकि प्रधानमंत्री को आकर के लालू जी पर बम फोड़ना था, लेकिन बम फूटा नहीं, लालू जी को एक्यूज करना था, अपमानित करना था, ये करके गए। कहा आकर के पहले मंत्री को भेजा, बेगूसराय गया, वो मंत्री ने बयान दिया, बाप रे बाप अनर्थ हो गया, लालू जी ने अपने पांव के नीचे। लेकिन आपने वो क्लियर कर दिया था ना तो बात। जैसे वो झूठ कहानी, वैसे भूरा बाल भी झूठ। मंगनी लाल जी, मेरे पास समय हमारा समाप्त हो गया। मैं आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और चुनाव के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आप बता देते, इतने ही समय में आपको बात करनी है, तो आप प्रश्न इतना नहीं पूछते, हमको समय समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत धन्यवाद आप सबका।